Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष पांडे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि प्रॉमिस किया था कि एडजेक्टिव्स को हम ख़त्म करेंगे, तो एडजेक्टिव्स की सीरीज़ में जो 4th लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, वो मैं लेके आया हूं इस वीडियो में। जिसने इसके पहले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में, जिसका लिंक नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, उसमें जुड़िए। जो बच्चे नए हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं, वो लोग, उन लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्विज़ कंडक्ट करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, और वो क्विज़ बेस्ड होता है हमारे वीडियो लेक्चर्स के ऊपर। तो जैसे मेरा जो वीडियो लेक्चर जाएगा, उसके नेक्स्ट टर्न पे क्विज़ रहेंगे। तो मेरा जो इंग्लिश का जो क्विज़ का टर्न होता है वो ट्यूसडे एंड फ्राइडे को होता है बिटवीन 8 and 9 PM। So I request you all to please join us there. It will be a lot informative and it will be a lot helpful to you in your coming examinations. आगे बढ़ते हैं। चूँकि क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और मेरा पढ़ाने का तरीका आप जानते ही हैं, पढ़ाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस, क्विज में क्वेश्चंस। तो वैसे जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जाए देखे। एंड आई हैव कम अप विद वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लास। अब इस बार मैं रूल नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा ये कैसे है, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करिए और फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाए, पिछला वीडियो देखें और रूल आपको क्लियर हो जाएगा 100%। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कह रहा है द इकोनॉमी इज ओवर पावर्ड बाई इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कॉमा, फॉर्मर इज अनहेल्दियर दैन एंड डिवास्टेटिंग दैन द लेटर। ठीक है। अब चूंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड what the errors can be in this question, जो टॉपिक जो एरर का है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए, नहीं आएगा तो आई विल एक्सप्लेन। सी, आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी पॉज द वीडियो एंड हैव ट्राइड, एंड इफ यू हैवंट, लेट्स फाइंड आउट द आंसर। 2 चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देने लायक है। एक कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बात किया था, फॉर्मर लैटर, ठीक, और लैटर लेटर, दोनों के बीच में डिफरेंस की भी बात की थी पिछले या फिर उसके एक पहले वीडियो में। वही कॉम्बिनेशन यहां देखते हैं। यहां लिखा है लेटर और यहां क्या लिखा है, फॉर्मर। फॉर्मर का कंबाइनी जो होता है वो लेटर नहीं होता है, वो लैटर होता है, याद रखिएगा। दिस इज नॉट लेटर, पहली गलती। तो यहां पे मुझे करना क्या होगा, आई शैल राइट LATTER। दोनों के स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, ये एक मेजर डिफरेंस है, लेटर और लैटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पे लेटर से लैटर को रिप्लेस कर दूं। इसके अलावा एक और एरर है इस क्वेश्चन में, वो फाइंड आउट करना है हमें। हिंट देता हूं। हिंट ये है कि जब भी कोई व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी चीज, किसी भी जानवर, जंतु, किसी भी व्यक्ति का, प्राणी का, अगर हम लोग किसी क्वालिटी की बात करते हैं तो वो जनरली पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में होता है। लेकिन अगर उसकी ढेर सारी क्वालिटीज हों, एक ही सेंटेंस में मैं उसकी ढेर सारी क्वालिटीज की बात करूं, तो वो हमेशा सेम डिग्रीज में होगी। सेम डिग्रीज में मतलब या तो वो पॉजिटिव में होगी, या तो वो कंपैरेटिव में होगी, या तो वो सुपरलेटिव में होगी। तीनों में अलग अलग नहीं होगा। एग्जाम्पल याद करिए, आई एम टॉल, डार्क एंड हैंडसम। ये सेंटेंस जो मैंने एग्जाम्पल में दिया था, तीनों सेंटेंसेस, तीनों वर्ड्स जो है वो क्या कर रहा है, मेरी क्वालिटीज बता रहा है। और तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों एक ही डिग्री में है। टॉल पॉजिटिव डिग्री, डार्क पॉजिटिव डिग्री एंड हैंडसम पॉजिटिव डिग्री। मैं उसको कभी ये नहीं कह सकता आई एम टॉल, डार्कर एंड मोर हैंडसम, नहीं हो सकता। ठीक, या तो तीनों, आई एम टॉलर, आई एम डार्कर एंड मोर हैंडसम देन एनीबॉडी। तो मैं वहां पे कंपेयर करूंगा। ठीक है। अब यहां पर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। द इकोनॉमी इज ओवर पावर्ड बाय इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अपनी पैठ बना चुका है, ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ठीक, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने 2 की बात की, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों। ठीक, फिर मैंने एक कॉमा दिया है, उसके बाद कह रहा है फॉर्मर इज अनहेल्दियर एंड डिवास्टेटिंग दैन द लैटर। अब लैटर को मैंने यहां लिखा हुआ है, तो फॉर्मर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इन्फ्लेशन के लिए, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर्मर फर्स्ट वाले को, लैटर सेकेंड वाले को। तो कहना चाह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा अनहेल्दियर है और डिवास्टेटिंग है किससे,
अनएम्प्लॉयमेंट से। तो ये लैटर किसको रिफर कर रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक, अब उस रूल को ध्यान देते हैं जहां मैं कंपैरिजन करता हूं। कंपैरिजन करूंगा तो भैया दोनों सेंटेंस किस में होना चाहिए, दोनों वर्ड किस में होना चाहिए, दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, राइट। क्या वहां पे कंपैरेटिव डिग्री है? देखते हैं। यहां लिखा है दैन। दैन की प्रेजेंस शो करती है कि यहां कंपैरिजन हो रहा है, और अगर कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड होना चाहिए। अब कंपैरिजन दो क्वालिटीज का भी हो सकता है, तीन क्वालिटीज का भी हो सकता है। आई एम टॉलर, डार्कर एंड मोर हैंडसम, 3 क्वालिटीज, तीनों में कंपैरिजन। तो वैसे यहां पर भी कंपैरिजन 2 में हो रहा है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। यहां पे कह रहा है अनहेल्दियर है, ठीक है। हेल्दी का हेल्दियर होता है, अनहेल्दी का अनहेल्दियर भी होगा। कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं, लिखा है डिवास्टेटिंग। ठीक, एक वीडियो मैंने बताया है, यानी कि फर्स्ट या सेकंड पोस्ट वीडियो में बताया है कि जब भी किसी भी आईएनजी फॉर्म वाला जो एडजेक्टिव होता है उसमें हम लोग मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसको कंपैरेटिव डिग्री में लाने के लिए। ठीक, अब इस डिवास्टेटिंग के पहले क्या मैंने मोर या मोस्ट लगाया है? नहीं लगाया है। रूल क्या है कि दोनों किस में होना चाहिए? सेम डिग्रीज में। अगर ये कंपैरेटिव है तो ये भी कंपैरेटिव ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लगा दूं? मैं यहां पे लगा दूं मोर डिवास्टेटिंग। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? द इकोनॉमी इज ओवर पावर्ड बाय इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर्मर इज अनहेल्दियर एंड मोर डिवास्टेटिंग दैन द लैटर। तो पिछले क्लास से जुड़ा हुआ एक ही सेंटेंस में, एक ही क्वेश्चन में दो चीज मैंने निकाली, दो गलतियां। आप उन गलतियों को जितनी कम कमिट करेंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए, चूंकि ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है इनफैक्ट हमारे एडजेक्टिव्स टॉपिक का, तो आज हम लोग और भी जो रिमेनिंग बट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे और एडजेक्टिव्स को फाइनली बाय बाय कहेंगे। और उसके बाद मेरा जो वीडियो आएगा वो दैट विल बी बेस्ड ऑन वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर मैं उसको शुरू करूंगा। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज इफ यू अगर आपको पसंद है हमारा वीडियो आता है तो उसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए, तो एडजेक्टिव्स 4। अब एडजेक्टिव्स 4 में हमें पढ़ना क्या है ये डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडजेक्टिव्स का 4th सेक्शन है व्हाट टू स्टडी टुडे। आपके स्क्रीन पे आ गया है। आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। मैंने क्या किया है, मैंने जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट रूल्स हैं मैंने उनको पॉइंट आउट कर दिया है कि ये हमें पढ़ना है, लेकिन डेप्थ में। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट टू स्टडी टुडे। पहला जो रूल हमें पढ़ना है वो पढ़ना है यूजेस ऑफ सम एंड एनी। ठीक, देखिए यूजेस ऑफ सम एंड एनी देखने में तो बहुत छोटे से शब्द लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड वे में इसका यूसेज होता है। देखिए कैसे। पहले मैं सम को उठाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिर एनी को एक्सप्लेन करूंगा, फिर दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करूंगा। पहला है सम। जिन बच्चों को रूल्स से ज्यादा खेलना होता है उन लोगों के लिए बता दूं। देखिए, सम का इस्तेमाल मैं अनकाउंटेबल, ठीक, और काउंटेबल दोनों के साथ ही मैं कर सकता हूं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस चीज के पहले सम लगा है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ठीक है, उसके अलावा अनकाउंटेबल, काउंटेबल बहुत सारे देखेंगे कि कई लिखा होगा कि इसमें क्वांटिटी। सम का इस्तेमाल हम लोग क्वांटिटी के साथ करते हैं और साथ साथ किसके साथ? नंबर। बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर एट ऑल। क्वांटिटी मतलब अनकाउंटेबल। किसी भी चीज को अगर मैं तौलूंगा तो हमेशा अनकाउंटेबल होती है ना, ठीक। और कोई भी चीज अगर गिनी जा सकती है तो क्या होगी? काउंटेबल होगी। तो बुक्स में लिखा रहेगा कि सम क्वांटिटी और नंबर के साथ होता है, तो आप सिंपल भाषा में समझो कि सम का इस्तेमाल काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ, दोनों के साथ ही हम कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज एनी को ले आते हैं। ठीक, सम और एनी में क्या डिफरेंस, पहले एनी को समझते हैं। जैसे सम को समझा वैसे एनी को समझते हैं। तो चलिए अब एनी के बारे में जानते हैं। जैसा कि सम की क्वालिटीज थी वैसे ही एनी की भी क्वालिटीज है। एनी की क्वालिटी क्या है कि एनी का इस्तेमाल हम लोग अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है सम और एनी के बीच में। ठीक, तो इसका इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? काउंटेबल्स के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल I have some friends। ठीक है, और फिर मैं उसको लिख दूं some milk। ये दोनों ही राइट होगा क्योंकि फ्रेंड्स और मिल्क अनकाउंटेबल, काउंटेबल, लेकिन उसके पहले क्या लगा है? सम।
लेकिन मैं यहां पे एनी का प्रयोग नहीं कर सकता, सॉरी यहां पे मैं एनी का प्रयोग नहीं कर सकता, मैं यहां पे करूंगा फ्रेंड्स के साथ एनी, तो मैं बोलूंगा एनी फ्रेंड्स हो सकता है, एनी मिल्क नहीं हो सकता, क्योंकि मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल। ठीक, तो ये तो उन दोनों का पर्सनल जो क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा था। अब हम लोग बात करेंगे सम और एनी के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है, जिससे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए एनी को पहले जानते हैं। एनी का इस्तेमाल हम लोग इंटेरोगेटिव साथ साथ नेगेटिव इन दोनों सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक, इंटरोगेटिव मतलब जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, एनी का, और जब मैं नेगेटिव सेंटेंसेस दूंगा तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, एनी का ही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट हैव सम फ्रेंड्स, रॉन्ग। ठीक, क्यों, क्योंकि सेंटेंस किसमें है, नेगेटिव, यहां क्या इस्तेमाल करेंगे, एनी, किसकी जगह पे, सम की जगह पे। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा इंट्रोगेटिव, मैं बोल रहा क्या तुम्हारे कुछ दोस्त हैं, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, तो डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा बेसिक डिफरेंस क्या है, एनी का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में, और वहीं सम का इस्तेमाल किसमें करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, ओरल एग्जाम्पल एक और दे देता हूं, आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, नेगेटिव, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स, पॉजिटिव, उसके साथ साथ डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव। ठीक, तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, एनी सम और एनी और सम के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, इसके ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी मैं ही एक क्वेश्चन दे देता हूं बोर्ड पे ही, देखिए सुनने में तो अच्छा लगेगा, ज़्यादातर बच्चे यही इंग्लिश में ऐसे ही एरर्स मार्क आउट करते हैं कि सर सुनने में अच्छा लग रहा है, तो सुनने में तो अच्छा लगेगा लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक, जैसे कि लिखा है इज देयर समथिंग, देखिए इज देयर समथिंग यू नीड हेल्प विथ। ठीक है, अभी जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पहले समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। पूछ रहा है कि ऐसा कुछ है जिसमें तुम्हें मेरी सहायता चाहिए। ठीक है, अब रूल्स के हिसाब से चलते हैं। सम एनी के बीच में एक रिलेशन और भी है कि सम और एनी के साथ हम लोग कुछ शब्द भी जोड़ सकते हैं, जैसे वन जोड़ सकते हैं, थिंग जोड़ सकते हैं, समथिंग हो जाता है, एनीथिंग हो जाता है, एनीवन हो जाता है, समवन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो सेम ही रहेगा। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वो हमेशा एनी ही लेगा, नेगेटिव है तो एनी ही लेगा, राइट। उसी तरीके से अगर मैं कहूं इज देयर समथिंग यू नीड हेल्प विथ, क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, क्या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, बिल्कुल इंट्रोगेटिव है। अभी समझाया, सम का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे क्या हटा दूं, सम हटा दूं और यहां क्या लगा दूं, एनी। ठीक, तो अब क्वेश्चन राइट हुआ, इज देयर एनीथिंग यू नीड हेल्प विथ, क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। पिछला सवाल सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन सुनने पे नहीं जाना है, रूल्स के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं ही खुद क्विज में कराऊंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, हमारे इसरो एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में, नीचे दिया हुआ है लिंक। चलिए, तो ये सम और एनी के बीच का डिफरेंस हमने समझा। अब दूसरे रूप की तरफ चलते हैं। लिखा है लिटिल एंड फ्यू कैन नॉट बी यूज्ड विद क्वांटिटी एंड नंबर, इंस्टेड स्मॉल और लार्ज इज यूज्ड विद देम। ठीक है, ये तो रटा रटाया रूल बता दिया मैंने, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल हम लोग किसके साथ नहीं कर सकते, क्वांटिटी और नंबर के साथ नहीं कर सकते। ठीक, देखो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, फ्यू का मतलब होता है कुछ। हिंदी में थोड़ा मतलब अनकाउंटेबल, कुछ मतलब काउंटेबल, लेकिन दोनों क्या करता है, कम के बारे में बात करता है। ठीक, अब अगर मैं लगा दूं, देखो a few number of students have come today.
अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो इस सेंटेंस में एक चीज ध्यान दो बेटा, फ्यू ही इनफ होता है इस बात को बताने के लिए कि वहां पे थोड़े कम आए हुए हैं। जब वो खुद में ही इनफ है तो मैं उसमें एक्स्ट्रा नंबर क्यों जोड़ूं, या फिर मैं वाइसे वर्सा कर दूं कि मैं नंबर के साथ अ फ्यू क्यों जोड़ूं। इंस्टेड में क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, अ फ्यू हटा दिया, मैंने वहां पे क्या लगा दिया, स्मॉल। ठीक, नंबर नहीं बता रहा है कि कितने हैं, नंबर तो ज्यादा भी हो सकता है, नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले जो शब्द है वो दर्शाएगा। तो उस केस में हम लोग फ्यू करना इस्तेमाल करके क्या करेंगे, स्मॉल। और उसी का उल्टा क्या होता है, लार्ज भी होता है। तो स्मॉल और लार्ज, कम ज्यादा, उसका ऑपोजिट होता है। स्मॉल का ऑपोजिट लार्ज, लार्ज का ऑपोजिट स्मॉल। ठीक, इसीलिए हम लोग क्वांटिटी और नंबर के साथ स्मॉल या लार्ज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि लिटिल या फ्यू का। ठीक, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, as the things got worse, देखिए लिख रहा हूं, as the things got worse, as the things got worse, the little number of crowd that had assembled vanished। ठीक है, अब इस सेंटेंस में तुरंत पकड़े लिया होगा, as the things got worse, जैसे कि सिचुएशन बुरी हुई, द लिटिल नंबर ऑफ क्राउड, मतलब कि जो संख्या, जो भीड़ की संख्या थी, जो पहले थोड़ी सी, पहले ही थोड़ी सी, वो क्या हो गई, गायब हो गई, मतलब वो पहले ही गायब हो गए। ठीक, तो अब यहां पे देखना क्या है, नंबर ऑफ क्राउड लिखा है, नंबर लिखा हुआ है, नंबर के पहले हम लोग लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, स्मॉल या लार्ज। यहां पे कम की बात हो रही है कि ज्यादा की बात हो रही है, कम की बात हो रही है, जब कम की बात होगी तो क्या इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल। ठीक है, SMALL। ठीक है, याद रखिएगा, स्मॉल और लार्ज, जिसको लिखना है, नोट्स बनाना है, वो लिख सकते हैं और अपने नोट्स में इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, ओरली भी बोल देता हूं, लिख भी देता हूं। अभी अमिताभ बच्चन के बारे में न्यूज सुना सबने, उनको कोविड इन्फेक्शन हो गया, उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए लिखा है, हियरिंग ऑफ द न्यूज, हियरिंग ऑफ द न्यूज, सॉरी, हियरिंग द न्यूज अबाउट ए बी, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया अमिताभ बच्चन का, कॉमा, अ large number of people gathered। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा की बात कर रहा है, नंबर है, अभी स्मॉल का उल्टा लार्ज। तो यहां पे बस याद रखिएगा कि हम लोग लिटिल फ्यू का इस्तेमाल नहीं करते, किसके साथ, लार्ज या किस क्वांटिटी के साथ या फिर नंबर के साथ। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेड स्मॉल या लार्ज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप दिस डाउट इज क्लियर। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इन दो रूल्स को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, देखिए यहां पे कुछ लिस्ट लिखी है, इसको वीडियो पॉज करके उसको कॉपी कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक, अभी मैं एक्सप्लेन भी करता हूं, इसका कुछ लॉजिक भी है, फाइंड आउट करेंगे क्या लॉजिक है, किससे हम लोग इसको रिमेंबर कर सकते हैं। आई होप आपने पॉज करके उसको लिखा होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है एडजेक्टिव्स लाइक इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर एंड ऑल। ठीक, उसके बाद लास्ट में लिखा है दे आर ऑलवेज यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री, हेंस देयर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री डजंट एग्जिस्ट। ठीक, उसकी पॉजिटिव और सब कंपैरेटिव डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब होता ही नहीं। ठीक, ये तो ग्रामर हो गया। अब कंसेप्चुलाइज करते हैं कि भैया क्यों नहीं होता है। एक ग्लास है जिसमें पानी भरा है और एक ग्लास है जो खाली है। जो खाली वाला ग्लास है उसको मैं ये कह सकता हूं कि ये ग्लास ज्यादा खाली है, नहीं कह सकता। खाली है तो खाली है, ज्यादा खाली, कम खाली नहीं होता है कुछ भी। खाली मतलब खाली। इंग्लिश में शब्द है कौन सा, एम्प्टी। ठीक, एम्प्टी का मतलब क्या होता है बेटा, खाली।
जो चीज पहले से खाली है उसको मैं ज्यादा खाली कम खाली कैसे कर सकता हूं, इसलिए कभी भी एम्प्टियर नहीं हो सकता, ना ही मोर एम्प्टी हो सकता है। इस रूल का यही लेखा जोखा है कि इन सारे शब्दों को जो ऑलरेडी अपने ही स्टेट में रहते हैं, उसमें और कोई स्टेट होता ही नहीं है, मतलब उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। कोई चीज अगर पहले से ही परफेक्ट है उसको और परफेक्ट कर सकते हो? नहीं। परफेक्ट का मतलब ही होता है उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। जा सकता है? नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसे शब्दों को हम लोग हमेशा और हमेशा किस में रखते हैं? पॉजिटिव डिग्री में ही रखते हैं। ठीक, अब उन शब्दों को जानते हैं। जैसे लिखा है मेजर, यहां पे आर्मी वाले मेजर की बात नहीं हो रही है। मेजर मतलब ऊपर और माइनर मतलब नीचे, या फिर ज्यादा और कम भी होता है। ठीक, मेजर एक्सीडेंट हो गया है, मेजर एक्सीडेंट मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। माइनर खरोच आई है तो माइनर मतलब कम, तो मेजर माइनर। माइनर और मेजर दोनों अपनी एक लिमिट हो सकता है। ज्यादा मेजर नहीं हो सकता कि थोड़ा ज्यादा मेजर चोट आ गई है, ऐसा नहीं है। तो मेजर ही होगा या तो माइनर ही होगा। ठीक, अब इन सारे शब्द को ध्यान दीजिए। इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर। ठीक है, उसके बाद लिखा है एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ। चीफ का मतलब होता है मुख्य। अगर किसी ग्रुप में कोई व्यक्ति मुख्य है तो उससे ज्यादा भी कोई मुख्य हो सकता है? नहीं हो सकता। कॉमन सेंस, या तो वो मुख्य होगा या तो वो नहीं होगा। तो ही इज मोर चीफ देन यू, नहीं, सिर्फ चीफ। तो इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में ही यूज होंगे। कोई व्यक्ति अगर लास्ट आया है, 10 लोगों की रेस हुई, उसमें जो व्यक्ति सबसे लास्ट आया उसके पीछे तो कोई नहीं है ना। जब कोई नहीं है तो लास्ट ही रहेगा। मोर लास्ट कैसे हो सकता है? तुम ज्यादा लास्ट आए, तुम कम लास्ट आए, ऐसा कभी सुना है? नहीं। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का यही है, ज्यादा लास्ट कम लास्ट नहीं हो सकता। इन सारे शब्दों में एक चीज आप यही देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम सीमा की ही बात करेगा, मतलब ना उससे ऊपर हो सकता है ना उससे नीचे। तो जब उससे ऊपर या उससे नीचे नहीं हो सकता तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री एग्जिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक, इसको मैंने एक सेंटेंस में फ्रेम कर दिया। मैंने लिखा है हेल्थ इज मोर एवर लास्टिंग देन वेल्थ। अब इस सेंटेंस को समझते हैं। क्या ये वर्ड इस लिस्ट में दिया हुआ है? कौन सा वर्ड? एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज कभी भी खत्म ही ना हो। ठीक है, तो जो चीज कभी खत्म ही नहीं हो सकती वो तो मैक्सिमम सीमा है ना। उससे ऊपर क्या हो सकता है? मोर एवरलास्टिंग, मोस्ट एवरलास्टिंग, कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो यहां पे चूंकि इसके कंपैरेटिव सुपरलेटिव दोनों ही नहीं बनेगी तो इसमें दैन लगा करके वेल्दियर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां पे होना क्या चाहिए? हेल्थ इज मोर एवरलास्टिंग भी नहीं, यहां से मोर भी गैप कर देना होगा। क्या करना होगा? हेल्थ इज एवरलास्टिंग। ठीक है, वेल्थ चला जाएगा लेकिन आपके पास हेल्थ है, वही सबसे ज्यादा दिनों तक आपके साथ रहेगा। ठीक है, सो इन सारे शब्दों को अपने कॉपी में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और कभी भी अगर इनका क्वेश्चन आए तो इस पर चूकिएगा मत। ज़्यादातर इस पर क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल मेंस लेवल में ही फ्रेम करता है, जहाँ पे कोर कंसेप्ट्स को चैलेंज करता है आपके। तो कोर कंसेप्ट्स आपको यही बिल्डअप करना है कि उसको रट्टा नहीं मारना है। आप इसका कंसेप्ट बनाइए, सुप्रीम सबसे ऊपर होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए हम लोग इसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी कि नेक्स्ट रूल पे। ओके, देखिए लिखा है टू कंपैरेटिव एंड टू सुपरलेटिव डिग्रीज नेवर कम टुगेदर। समझो, बुक में रूल्स लिखे होते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। लिखा है टू कंपैरेटिव एंड टू सुपरलेटिव डिग्रीज नेवर कम टुगेदर। ठीक, अब आप कहोगे सर आपने बताया कि एक ही व्यक्ति की अगर कई क्वालिटीज की बात करें तो वो हमेशा सेम डिग्रीज में होती है, तो सर तो वो एक ही डिग्री में होगी। बेटा मैं वहां पे कंपैरिजन करता हूं तब। यहां पे कहना क्या चाह रहा है ये देखो। ठीक है, देखिए सचिन इज मोर हैप्पियर देन सहवाग। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस रूल को समझने के लिए।
चलो एक और लिख देते हैं, ये तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया, अब एक सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, देखो माई फ्रेंड इज द मोस्ट hottest person I have ever met। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करिए। देखिए लिखा क्या है कि सचिन इज मोर हैप्पियर दैन सहवाग एंड माई फ्रेंड इज द मोस्ट हॉटेस्ट पर्सन इन आई हैव एवर मेट। दोनों सेंटेंसेस में हम लोगों ने दो अलग अलग डिग्रीज का इस्तेमाल किया, एक में कंपैरेटिव, एक में सुपरलेटिव। ठीक, लेकिन आप देख रहे हैं कि रूल क्या कह रहा है कि दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्रीज एक साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं मोर और यहां क्या लिखा है हैप्पियर, तो ये इस कॉम्बिनेशन की बात हो रही जो कि सरासर गलत है। ये कभी भी मोर हैप्पियर नहीं होगा, क्योंकि ये भी कंपैरेटिव है और ये भी क्या है, कंपैरेटिव है। क्या करूंगा फिर, मोर को हटाऊंगा, यहां से मोर हटाओ, देखो क्या लिखा है, सचिन इज हैप्पियर दैन सहवाग। जस्ट एन एग्जाम्पल है, कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं, तो हैप्पियर होगा सिर्फ। वैसे यहां पर माई फ्रेंड इज द मोस्ट, मोस्ट भी किस डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में। उसके बाद क्या लिखा है, हॉटेस्ट, तो हॉटेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री में एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, यहां से मोस्ट को हटा देंगे और क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इज द हॉटेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। ठीक है, याद रखिएगा कि कभी भी एक सेंटेंस में दो पॉजिटिव या दो कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल, मतलब एक के बाद एक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एसएससी सीपीयू एसआई में भी इसके ऊपर बेस्ड एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। तो कीप फॉलोइंग दीज रूल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या बात कर वहां पे देखते हैं। ओके, लिखा है, पढ़िए, इफ डिफरेंट प्रीपोजिशंस आर नीडेड विद डिफरेंट एडजेक्टिव्स, सुटेबल प्रीपोजिशंस मस्ट बी यूज्ड विद ईच ऑफ देम। ठीक, देखिए पूरे एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो पूरे एडजेक्टिव में प्रीपोजिशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और यहां पे सिर्फ दो ही प्रीपोजिशन है जिनका इंपॉर्टेंट रोल है। कौन कौन से हैं देखिए, एक है टू और एक दैन, तो प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन इन्हीं दो के बीच में हम लोग को कंपैरिजन रहता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा है कि इफ डिफरेंट प्रीपोजिशंस आर नीडेड विद डिफरेंट एडजेक्टिव्स, अगर दो अलग अलग एडजेक्टिव्स के साथ दो अलग अलग प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करना है, ठीक, तो सुटेबल प्रीपोजिशंस मस्ट बी यूज्ड विद ईच ऑफ देम। हर बार मुझे एक सुटेबल प्रीपोजिशन उसके साथ वाला यूज करना है। देखिए गलती कहां करते हैं, देखिए my flatmate who lives at XYZ is faster is senior and more experienced than me। ठीक, अब इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। लिखा है माई फ्लैटमेट हु लिव्स एट XYZ इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस दैन मी। अब ध्यान दीजिए यहां पे मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। मैं यहां पे इस्तेमाल किया हूं क्या, मोर, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री में है। यहां पे क्या लिखा है, सीनियर, कंपैरेटिव डिग्री में है। मैंने एक रूल में बताया था कि सीनियर यानी कि IOR वाले जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उन सब के साथ हम लोग कभी भी दैन का प्रयोग नहीं करते, वहां क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब एक एग्जाम्पल देता हूं, मतलब एक थोड़ा सा इसमें बदलाव लाता हूं। यहां से सीनियर हटा देता हूं और यहां पे मैं हेल्दियर लगा देता हूं, हेल्दियर। ठीक, अब देखिए यहां पे हेल्दियर लगाने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा सेंटेंस पे। हेल्दियर और मोर दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, इन दोनों के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, दैन का इस्तेमाल करते हैं।
अगर दोनों डिग्रीज के साथ दैन इस्तेमाल करता हूं तो मैं 2 बार दैन नहीं लिखूंगा। लिखूंगा क्या? अब पढ़ो, माई फ्लैटमेट हु लिव्स एट XYZ इज हेल्दियर दैन एंड मोर एक्सपीरियंस दैन मी। नहीं, एक ही बार दैन लिखो और दोनों का काम हो जाएगा। देखिए पढ़िए, माई फ्लैटमेट हु लिव्स एट XYZ इज हेल्दियर एंड मोर एक्सपीरियंस दैन मी। दोनों क्वालिटीज इसी फ्लैटमेट की है ना, तो दोनों क्वालिटी के लिए सिर्फ एक ही बार कंपैरिजन करूंगा। वो क्या लगा दिया? दैन। लेकिन वापस चलते हैं पुराने वाले वर्ड पे। वर्ड क्या था? वर्ड था सीनियर, ठीक। लेकिन सीनियर के साथ हम लोग दैन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? टू इस्तेमाल करते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, जो ये रूल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमें कि सीनियर के साथ टू है और मोर के साथ दैन लगता है। तो जब सीनियर के साथ टू लगता है तो उसके साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन है और मोर के साथ क्या है? डिफरेंट वर्ड है। तो इन दोनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, मतलब एक को हम लोग मिस नहीं कर देंगे। यहां पे सीनियर के साथ टू लगना मस्ट है। तो वही इस रूल में एक्सप्लेन किया गया है कि इफ टू डिफरेंट प्रीपोजिशंस आर नीडेड विद डिफरेंट एडजेक्टिव्स, इन दोनों के साथ अगर अलग अलग एडजेक्टिव के साथ अलग अलग वर्ड चाहिए तो उन दोनों को हमें देना पड़ेगा। तो राइट सेंटेंस इज माई फ्लैटमेट हु लिव्स एट XYZ इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस दैन मी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहां से 2-3 और इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट रहता है, कभी कभी पूछते हैं कि सर बताइए जब कंपैरिजन होता है तो हम लोग वहाँ पे मी का प्रयोग करते हैं कि आई का प्रयोग करते हैं। देखिए डियर, रूल कहता है कि दोनों ही गलत नहीं है। ठीक, याद रखिएगा, दोनों ही गलत नहीं है। अगर मैं यहां पर मी का भी प्रयोग करूं तो भी वो गलत नहीं है, लेकिन अगर वहां पे मैं आई का प्रयोग करूं तो भी वो गलत नहीं है। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि दोनों ही सही है। अब देखिए, मी का प्रयोग करता हूं तो मुझे वहीं पे सेंटेंस खत्म कर देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे आई लगाता हूं तो मुझे उसके साथ आई एम लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि मैं हूं वाला सेंस होगा ना। मतलब क्या निकलेगा? माई फ्लैटमेट हु लिव्स एट XYZ is senior to and more experienced than I am। जितना मैं हूं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ठीक, तो यही एक मेजर डिफरेंस है कि जब हमें मी हटाना है तो मुझे सिर्फ आई नहीं लगाना है, आई के साथ एम भी अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मी और एम यानी कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी उसको गलत नहीं काट सकता। ठीक है, और आज का लास्ट रूल और एडजेक्टिव्स, इसी के साथ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स की चीजें खत्म हो जाएंगी। और ये जैसे ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, उसके नेक्स्ट जो भी मेरा क्विज आएगा उस क्विज में मैं आप लोगों के लिए इसी के ऊपर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। मतलब ये सिर्फ इसी वीडियो के ऊपर बेस्ड नहीं, पूरा एडजेक्टिव्स ही, अच्छे से पूरा एडजेक्टिव को पढ़िएगा, चारों पोर्शन को, और उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं सब लेकर के आऊंगा। ठीक, तो आज का लास्ट रूल चलिए जानते हैं क्या है आज का लास्ट रूल। ठीक, 2 शब्द है। पहला है ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। ठीक, देखिए ऑर्डिनल और कार्डिनल है क्या? ऑर्डिनल एक शब्द से निकला जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर, ORDER। ये ऑर्डर वो जो पुलिस का या जज का ऑर्डर होता है वो नहीं। ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस, किस क्रम में। ठीक, तो जो भी एडजेक्टिव ऑर्डर को बताता है वो हमेशा ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। ठीक, और उसके अलावा जो बचता है वो क्या कहलाता है? कार्डिनल एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्कूल में किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो एक बच्चा क्या आएगा? 1 आएगा कि फर्स्ट आएगा? फर्स्ट आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक, तो फर्स्ट का क्या दर्शाता है कि वो सारे लोगों में सबसे ऊपर है, मतलब उसके क्रम को दर्शा रहा है ना कि ऊपर से नीचे नीचे, तो उसको क्या कहलाएगा? ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। ठीक, उसके अलावा दूसरा क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, वगैरह वगैरह से चलता जाएगा। ठीक, तो ये ऑर्डिनल हो गया और ये क्या हो गया? कार्डिनल हो गया। याद रखिएगा। अब इससे जुड़ा रूल क्या है, इससे जुड़ी प्रॉब्लम्स क्या है जो एग्जाम में आती है वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, उसी के माध्यम से समझाऊंगा और आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर देंगे। देखिए, द 2 फर्स्ट टू रीच द स्पॉट
वर थ्रेटेंड बाय द पुलिस। ऐसे कोई रैंडम क्वेश्चन बना दिया मैंने ऑन द स्पॉट। देखिए कह रहा है द टू फर्स्ट टू रीच, सॉरी ये 2 है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये 2 है, ठीक है। तो द टू फर्स्ट टू रीच द स्पॉट वर थ्रेटेंड बाय द पुलिस। अब इसमें देखिए कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव दोनों का इस्तेमाल मैंने एक ही सेंटेंस में किया है, लेकिन इन दोनों में एक सीक्वेंस फॉलो होता है बेटा। वो सीक्वेंस क्या होता है कि हमेशा पहले कौन सा आता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव पहले लिखा जाता है, और दोबारा कौन सा लिखा जाता है, कार्डिनल एडजेक्टिव लिखा जाता है, ठीक। तो 2 फर्स्ट नहीं होगा, होगा क्या, फर्स्ट 2। कहते हैं ना इस बुक के जो पहले 3 चैप्टर्स है बहुत कठिन है यार, तो 3 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर डिफिकल्ट, नहीं, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर डिफिकल्ट। तो पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर क्या आएगा, कार्डिनल आएगा। और लगे हाथ एक और रूल याद रखिएगा कि जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है डियर, उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते ही करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं, देखिए अगर मैं इसको बदलाव करके लिख दूं फर्स्ट 2, FIRST फर्स्ट 2, ठीक, तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिखते हैं उसके पहले हमें द को लिखना मस्ट होता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द फर्स्ट 2 टू रीच द स्पॉट वर थ्रेटेंड बाय द पुलिस, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे एडजेक्टिव्स के मैंने पिछले 3 वीडियो में और इस चौथे वीडियो में इंक्लूड करके सब कुछ एक्सप्लेन किया है। कोई भी बच्चा इन वीडियोस को देखे, सारे नोट्स बनाए, आपको एडजेक्टिव्स में एक भी सवाल, आई गारंटी एक भी सवाल अपकमिंग एग्जामिनेशंस में नहीं छूटेंगे, चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स को जरूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, रट्टा मारिए, समझिए, जो भी करना है करिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाइए अपने। और मेरे क्विज जो हम लोग क्विज करवाते हैं इसरो एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आइए और क्विज अटेंड करिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे, ठीक है। तो चलिए एडजेक्टिव्स को फाइनली हमने एंड किया, एंड अपकमिंग वीडियोस में आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।